और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तराखंड में आई भीषण आपदा को लेकर उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। अयोध्या पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड की जो घटना है उस पर संवेदना व्यक्त करते हुए आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों को अलग करने का निर्देश दिया और यह भी कहा कि सब अलर्ट रहें, सावधान रहें। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से भीषण त्रासदी हुई है, पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। भीषण त्रासदी वहां पर घटित हुई है। इस भीषण त्रासदी के प्रति उत्तराखंड के उन पीड़ित परिवारों के प्रति और नागरिकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। जो कि अलकनंदा गंगा जी की सहायक नदी है और इसलिए ये बाढ़ का खतरा गंगा नदी में भी संभावित है। यद्यपि उत्तराखंड सरकार सक्रिय होकर के वहां पर कार्य कर रही है, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस पर नजर रखते हुए स्वयं घटनास्थल की ओर रवाना हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पूरे घटनाक्रम के प्रति एनडीआरएफ को और अन्य संस्थाओं को पहले से अलर्ट करके बचाव और राहत कार्यों को तेज करने के बारे में वहां पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा जी का बहाव स्थल सर्वाधिक है। लगभग 1000 किलोमीटर गंगा जी उत्तर प्रदेश की भूमि से होकर के गुजरती है। हम लोगों ने पूरी तरह सतर्कता बरती है। घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई थी और हम लोगों ने अपने यहाँ जल शक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है। गृह विभाग एक एक गतिविधि पर नजर रख रहा है। उत्तराखंड में स्थिति इस समय जल स्तर अलकनंदा का सामान्य की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारा अनुमान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा। हरिद्वार के बाद नरोरा और फिर बिजनौर, ये जो बैराज आएंगे यहाँ पर हम इस पूरे जल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। कहीं कोई ऐसी समस्या नीचे नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सभी 25 जनपद जो प्रदेश के अंदर जहाँ से गंगा जी होके गुजरती है उन सभी जनपदों में पहले से सतर्कता बरतते हुए वहाँ पे अलर्ट जारी किया है। हमारा यहाँ प्रदेश का गृह विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हमारा एसडीआरएफ, ये सभी इसके प्रति पूरी तरह सतर्कता बरतते हुए यहाँ पर पूरी निगाह रखे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार को और वहाँ के नागरिकों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और आवश्यकता पड़ती है तो जैसे भी अगर कोई सहयोग उत्तराखंड सरकार हमसे कोई किसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा रखेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसमें उन्हें भरपूर सहयोग करने को तैयार है। और हम लोग यहाँ पे एसडीआरएफ की हमारे पास अच्छी व्यवस्था है और भी अन्य प्रकार से जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार के साथ में वहाँ के नागरिकों के साथ। चमोली आपदा पर बिजनौर में अलर्ट जारी कर दिया गया। बिजनौर एसपी ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने नदी किनारे रहने वालों को खास हिदायत देते हुए सतर्क रहने की अपील की। तो जो आपदा उत्तराखंड में आई उसका असर उत्तर प्रदेश में भी इतना दिखा कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था, सावधान था, सुरक्षित रहने की लगातार अपील की जा रही थी और कई जिले इसको लेकर अलर्ट पे थे। प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो उससे कैसे निपटा जाएगा। तो चमोली आपदा पर बिजनौर में भी अलर्ट जारी किया गया और एसपी ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए जो नदी किनारे हैं। चमोली जनपद में ग्लेशियर फटने से बाढ़ आने की पूरी संभावना है। शासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। उसी के क्रम में
चूंकि उत्तर प्रदेश का गंगा के तट पर बिजनौर पहला जनपद है, पूरे थाना क्षेत्र के माध्यम से बीट सिपाही, हल्का प्रभारी, थाना प्रभारी के माध्यम से तथा ग्राम प्रधान, चौकीदार, बीडीओ के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा एवं मेरे द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को आगाह किया जा रहा है गंगा के तट की तरफ न जाए। वो बाढ़ के संभावित को लेकर के जो प्रिकॉशन लेने उसको तत्काल लें। ये अलर्ट करने की कार्रवाई लगातार जारी है। वाराणसी में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने चमोली आपदा पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने चमोली घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से लगातार संपर्क में है, राहत और बचाव कार्य जारी है। किसान मुद्दे पर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के साथ है, किसानों पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। चमोली की घटना पर सरकार ने तत्काल संज्ञान लिया। एनडीआरएफ की टीमें भेजी जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां के मुख्यमंत्री से तत्काल बात किया, लगातार संपर्क में बने हुए हैं। पूरी कोशिश हो रही है कि इस प्राकृतिक आपदा में कम से कम जनधन हानि हो और लोगों को त्वरित राहत पहुंचे। एनडीआरएफ एक्टिव है। विपक्ष का कोई भी नेता अपने दल की निर्णयों के अनुसार कहीं भी जाने को स्वतंत्र है, लेकिन उनको सलाह दूंगा कि राजस्थान में जो किसानों के हित में भारत सरकार के जो कदम हैं उसके सपोर्ट में भी कुछ बोलें। किसान सम्मान निधि आ जाए। राहुल, प्रियंका, ये दो युवराज युवरागी हताश निराश हैं। इनको लगता है कि इसमें से हमें कोई राह मिल सकती है, जबकि आप देख रहे हैं कि सारा देश का किसान इन तथ्यों को समझ रहा है, मोदी सरकार के कदमों को स्वागत कर रहा है और अगर कहीं कोई गतिरोध है तो उसे हम लोग वार्ता की पहल के द्वारा हल करने वाले हैं। अमरोहा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने जाली नोट छापने वाले 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 7 लाख के नकली नोट भी बरामद हुए हैं। साथ ही एक लैपटॉप, लैमिनेशन कटर और 2 प्रिंटर, इसके अलावा कई दूसरी चीजें भी बरामद की गई हैं। तो अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये नकली नोटों का जो गोरख धंधा कर रहे थे वो कब से कर रहे थे, कहां कहां फैलाया जा रहा था और अब तक कहां कहां ये नकली नोटों को परोस चुके हैं, यानी उनको फैला चुके हैं। इनका जाल कहां कहां है और कौन लोग हैं इनके गिरोह में, सरगना कौन है, इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस अब इनसे तलाश रही है ताकि पूरे गिरोह को एक एक कड़ी जोड़कर पूरी चेन को शिकंजे में लिया जा सके। 4 जालसाजों को यहां पे पकड़ा है, अब उनसे पूछताछ की जा रही है। कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली कल रात्रि में, जब एक गिरोह जो जाली नोट और फेक चेक यहां सर्कुलेट कर रहा था, उसके 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। मैं बता दूं इसमें से 2 जो हैं जिनका नाम नजारुल हसन और डॉक्टर नफीस अहमद है, ये मूल रूप से मुरादाबाद के रहने वाले हैं और इसी ग्रुप में 2 लोग अरविंद कुमार और कामिल, ये दोनों अमरोहा नगर के रहने वाले हैं। 2 तरह का इनका मॉडस ऑपरेंडी था। एक तो कामिल जो है, जो पूर्व में ग्राहक सेवा केंद्र में काम करता था। तो नकली नोट छापने वाले 4 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा भी कई दूसरे उपकरण बरामद किए गए हैं। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है ताकि इनके गिरोह के दूसरे लोगों को भी पकड़ा जा सके। रायबरेली में एक ग्राहक ने कपड़ा दुकानदार की मामूली विवाद में हत्या कर दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। लेकिन यह मामूली विवाद कैसे खूनी संघर्ष में बदल गया, यह खबर बताने के लिए काफी है। रायबरेली से, जहां किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और कहा सुनी खूनी संघर्ष में बदल गई, यानी हत्या में तब्दील हो गई। तो ग्राहक ने एक दुकानदार की हत्या कर दी। जरा सी बात थी, वो आया, कहा कि ये गड़बड़ हो गई, उसी में बहस हो गई, वो गाली गलौज करने लगा, वो गला पकड़ लिया, दाढ़ी वाड़ी सब करके बड़ी देर तक हम लोग छुड़ा रहे थे, उसने गर्दन जो है
सलीम है बगल में इलेक्ट्रीशियन वाला, उसने जो है गला दबाया और बड़ी देर तक दबाया रहा, बड़ी देर बाद छोड़ा, फिर चक्कर आ गया, उनको बेहोश हो गए, गिर गए और तब यहाँ अस्पताल में लेके आए हम लोग। और तब तक डॉक्टर ने बताया कि वो नहीं है दुनिया में। संभल में अस्थायी जेल में कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि इस कैदी ने आत्महत्या कर ली। तो कैदी ने फांसी लगाकर यहां पे आत्महत्या कर ली, लेकिन ऐसा क्यों किया गया, क्या वजह रही, इसको लेके अब जांच की जा रही है। जिला प्रशासन में इस खबर के बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीतापुर के बिस्वा इलाके में कई फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी मानकों को ताक पर रखकर नालों में बहाया जा रहा है। नालियों में केमिकल युक्त पानी बहने से जहां आम जनमानस प्रभावित हुआ है, वहीं पशु पक्षी भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। और साइफन में इस दूषित केमिकल के बहने से पानी में रहने वाले जीवों की जिंदगी भी खतरे में है। बावजूद इसके प्रशासन इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने की बजाय मूक दर्शक बना हुआ है और जो कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, वो नियमों की अनदेखी कर रही हैं, प्रदूषण को फैला रही हैं, केमिकल युक्त पानी को, केमिकल को नालियों में बहा रही है, जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। इसको लेकर यहां पे लोगों ने विरोध भी किया, प्रदर्शन भी किया, अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। बावजूद इसके हालात जस के तस है। इससे पहले भी लोगों ने बताया कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। केमिकल बहने से यानी नालियों में केमिकल बहाया जा रहा है, नियमों की अनदेखी की जा रही है, मानकों को ताक पे रखा जा रहा है और लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वाराणसी में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई है। अजय राय ने मुख्तार अंसारी से अपनी जान को खतरा बताया। साथ ही अजय राय ने अधिकारियों पर कोर्ट के आदेश के बावजूद सुरक्षा नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मामले को गंभीरता से नहीं लेती तो वो कोर्ट जाएंगे। दरअसल अजय राय के बड़े भाई की 90 के दशक में हत्या हुई थी, जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर था। अजय राय वाराणसी से कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। को कोर्ट ने आदेश किया है कि 3 अगस्त 1991 को मेरे बड़े भाई स्वर्गीय अवधेश राय जी की हत्या हुई थी। उसमें मैं उनके साथ था, चश्मदीद गवाह हूँ, वादी मुकदमा भी हूँ, जिसमें मुख्तार अंसारी मुख्य मुल्जिम है और उनके खिलाफ ये मुकदमा चल रहा था। बम ब्लास्ट हुआ था कचहरी में जब हम लोगों का जिरह चल रहा था बनारस में, कालरा साहब की कोर्ट में। उसके बाद इन लोगों ने उसको स्टे करा दिया था। वो स्टे वैकेट हम लोगों ने कराया है और वो पूरी तरीके से 1-2 तारीख अभी बीच में भी पड़ी थी पहले भी, जिसमें सुरक्षा इन्होंने नहीं दिया, मेरी जानकारी में नहीं है। फिर अभी ये 9 तारीख को उस पर इलाहाबाद कोर्ट में मुझे जाना है, स्पेशल कोर्ट में 6 बजे हम सब लोग सुबह संकट मोचन मंदिर दर्शन करके हम लोग सब लोग इलाहाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। सरकार को कोर्ट तो अजय राय का शस्त्र लाइसेंस भी रद्द हो चुका है। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो अजय राय ने मुख्तार अंसारी से अपनी जान को खतरा बताया है। अधिकारियों पर सुरक्षा ना देने का आरोप लगाया है। सुरक्षा की मांग की गई, बावजूद इसके कहीं सुनवाई नहीं हो रही, सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है। आपको यह भी बता दें कि अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में चुनाव लड़ चुके हैं। लखनऊ के चिन्हट इलाके में पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने केनरा बैंक की ब्रांच में लगे एटीएम से 8,50,000 से ज्यादा की रकम पार कर दी। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। चोरी की घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस कमिश्नर समेत सभी आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। जल्दी आरोपी पुलिस के शिकंजे में होंगे। लेकिन यहां एटीएम को निशाना बनाया गया, उसमें से करीब
8,50,000 रुपए चुरा लिए गए, निकाल लिए गए। तो ये आलम है, यहां चोर इतने बेखौफ हैं कि उन्हें कोई डर नहीं, ना पुलिस का, ना प्रशासन का, ना कानून का। और यहां पे एटीएम को निशाना बनाया गया लखनऊ में। अब पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। आसपास जो सीसीटीवी लगे हैं, एटीएम में जो सीसीटीवी लगे हैं, उन्हें खंगाला जा रहा है ताकि कोई फुटेज हाथ लगे और इन चोरों को शिकंजे में लिया जा सके। इससे पहले भी इस इलाके में कई चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, जो ये बता रही हैं कि चोरों के जो हौसले हैं वो बुलंद है, उन्हें कोई डर नहीं पुलिस प्रशासन का। वो देखे गए तो उससे पता चला कि टोटल लगभग 1 से 1.5 के बीच में 3 लोग आते हैं और जो एटीएम मशीन है उसको काट करके और उसको कैश ले जाते हैं। हम लोग फुटेजेस वगैरह देख रहे हैं और जो उनका जो मॉडल्स ऑपरेंडी, जिस मॉडल्स ऑपरेंडी से उन लोगों ने काम किया है, इस मॉडल्स ऑपरेंडी के जो पुराने जो क्रिमिनल्स हैं, जो इस तरह के हैं, जो इस तरह की घटनाओं में शामिल रहे, उनके बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और उनके यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि वो कहाँ पर हैं। तो अब पुलिस, अलग अलग टीमें पुलिस ने गठित कर दी हैं, आरोपियों की तलाश कर रही है, आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और किसने इस वारदात को अंजाम दिया, इसको लेके हिस्ट्री खंगाली जा रही है। कई ऐसे लुटेरों की, चोरों की, डकैतों की जिन्होंने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है। तो यहां पे दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि चोर तक यहां पे बेखौफ है, उन्हें पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं। और लखनऊ में एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने जनेश्वर एन्क्लेव, जानकीपुरम और ऐशबाग हाइट्स में फ्लैट की बिक्री को लेकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में साफ, स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण फ्लैट की एलडीए उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने तारीफ की और वहां पर मौजूद एलडीए के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि अच्छी लोकेशन पर बने हुए इस एन्क्लेव में 100% बिक्री हो जानी चाहिए। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए यहां पर एलडीए के अधिकारी मौजूद रहते हैं। साथ ही फ्लैट की बुकिंग का फॉर्म यहां पे है और जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही ये भरोसा दिलाया कि जनता को लखनऊ विकास प्राधिकरण का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हम लोगों ने एक विशेष अभियान चालू किया है पिछले 1 महीनों में, जिसमें हम लोग का प्रायोरिटी ये है कि एलडीए के जो लगभग 4000 फ्लैट्स हैं, इनको 100% इसकी जो सुविधाएं हैं ये आम जन तक पहुँचे, नागरिकों तक पहुँचे, ताकि वो आराम से आकर के अपने फ्लैट्स की रजिस्ट्री करा सकें। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अब T+14 का भी एक अनिवार्य रूप से हम लोगों ने वर्क चार्ट बना लिया है, जिसमें जिस दिन व्यक्ति अपना डीडी या उस दिन का चेक जमा करेंगे, उनको प्री अलॉटमेंट लेटर, वहीं से प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा और उसके 14 वर्किंग डे के साथ ही साथ उनको 100% फाइनल अलॉटमेंट लेटर अलॉन्ग विद टैबुलेशन शीट, कॉस्टिंग शीट जो होती है ले लेंगे। इससे ये भी फ़ायदा होगा जो भी खरीदार हैं कि वो बैंक से अगर लोन कराना चाहें तो उसकी सुविधा वो तत्काल पा भी सकते हैं। रायबरेली में एचडीएफसी बैंक में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन देखते ही इस आग ने काफी विकराल रूप ले लिया था। और गनीमत ये रही कि वक्त रहते दमकल विभाग की टीम यहां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तो एचडीएफसी बैंक में आग लगी, आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है, क्या कारण था जिसकी वजह से आग लगी। और लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे के बड़ा गांव पुल के पास बड़ा हादसा हुआ, जहां 4 बाइकें आपस में टकरा गई, जिसके बाद बाइक में भीषण आग लग गई। हादसे में एक युवक की जलकर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि 2 युवक वहां से फरार हो गए। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए जिसमें एक साथ कई मोटरसाइकिलों में आग लग गई और एक युवक की इसमें जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 युवक थे, 2 यहां से हादसे के बाद निकल गए, उनकी तलाश की जा रही है।
तो कहीं तेज रफ्तार, कहीं नियमों की अनदेखी, कहीं नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी, ये वो वजह है जिसके चलते आए दिन हादसे होते हैं। लेकिन यहां पे 4 मोटरसाइकिल आपस में कैसे टकराई, ये एक बड़ा सवाल है। और हादसे के बाद चारों मोटरसाइकिलों में आग लग गई। देखते ही देखते ये मोटरसाइकिल जो थी वो राख में तब्दील हो गई, चंद मिनटों में जलकर खाक हो गई। बहराइच में पुलिस और एसएसबी टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां तलाशी के दौरान टीम को 3 महिला तस्कर हाथ लगी हैं, जिनके पास से 18 किलो मादक चरस बरामद हुई है और चरस की कीमत 54 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि 3 नेपाली महिलाएं जो कि शातिर तस्कर हैं, इनके पास से चरस की बड़ी खेप बरामद हुई है। यह चरस नेपाल से भारत लाई गई थी। मुख्य तस्कर सरगना को पकड़ने के लिए नेपाल पुलिस से बातचीत की जा रही है। सुजौली क्षेत्र में मादक पदार्थों के 3 बड़े तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 18 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बताई जा रही है। पकड़े गए अभियुक्त में 3 महिलाएं, जिनका सरस्वती सोनार पत्नी भरत सिंह, झरना थापा पत्नी दिल बहादुर और लक्ष्मी गौतमे पत्नी अर्जुन गौतमे, ये तीनों की तीनों नेपाल क्षेत्र की रहने वाली हैं। जो इनके मेन सूत्रधार थे वो नेपाल में ही अभी हैं, जिसको पकड़ने के लिए नेपाल पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। मिर्जापुर में स्थित मां विंध्यवासिनी धाम में कॉरिडोर निर्माण मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे काशी और अयोध्या की तर्ज पर बनाने का कार्य होगा। विंध्यवासिनी धाम से ही गंगा दर्शन के लिए प्रोजेक्ट में व्यवस्था की गई है। कॉरिडोर निर्माण के दौरान विस्थापित भवन स्वामियों और दुकानदारों को स्थापित किया जाएगा। कॉरिडोर के लिए चल रहे कार्य का जायजा लेने पहुंचे मंडल आयुक्त ने धाम में आने वाले श्रद्धालुओं को पैदल चलने में हो रही परेशानी को देखते हुए खुद सफाई कर कर्मचारियों को निर्देश दिए। तो यहां पे मंडल आयुक्त ने जायजा लिया, समीक्षा की, हालात को देखा। तो विंध्यवासिनी धाम में कॉरिडोर का निर्माण होगा और काशी और अयोध्या की तर्ज पर यह निर्माण किया जाएगा। गंगा दर्शन के लिए प्रोजेक्ट में व्यवस्था की गई है। तो कॉरिडोर का निर्माण होगा और यहां मंडल आयुक्त ने यहां का जायजा लिया, समीक्षा की, हालात को देखा। मुख्यमंत्री जी से हमने वार्ता किया और माननीय मुख्यमंत्री जी मां विंध्यवासिनी के परम भक्तों में हैं। उनका यही सपना है कि जैसे अयोध्या में कॉरिडोर बन रहा है, काशी का कॉरिडोर बन रहा है, उस हिसाब से मां विंध्यवासिनी जगत जननी का ये क्षेत्र का विकास होना चाहिए। जो कि इतना प्राचीन विश्वविख्यात मां विंध्यवासिनी का मंदिर अभी तक कोई भी सरकारें सुंदरीकरण नहीं करा पाई। आज माननीय योगी जी 50 फीट मंदिर की चौबगला चौड़ीकरण करा रहे हैं और मंदिर से ही गंगा का दर्शन होगा, क्योंकि शास्त्र में गंगा दर्शनम पाप नाशनम, गंगा दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाता है। और तमाम गलियां चौड़ीकरण होकर जो कि एक अलग तरह से दिखाई पड़ेगा कि सुंदरता, और आपका रोड का भी हर तरह से मोतिया तालाब, खुशहला फाल, बिंडम फाल, आपका उझला वाला ब्रिज, नागकुंड जितना है सबका सुंदरीकरण होगा, जिससे कि हमारे पूरे जिले का ये विंध्य कॉरिडोर की वजह से विकास होगा। योगी जी ने कहा कि
हमारे सरकार में किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। जिसका दुकान जा रहा है उसको दुकान दिया जाएगा, जिसका आवास पूर्ण रूप से खत्म हो रहा है उसको आवास का भी हम व्यवस्था कराएंगे। तो गंगा घाटों को चौड़ीकरण किया जा रहा है, क्या कॉरिडोर गंगा घाट फिर पुनः चौड़ीकरण में आएंगे क्या? ये जो पक्का घाट जा रहा है विंध्याचल से मंदिर से, उसका 35 फीट का प्रपोजल है, जो कि तभी सुंदरता आएगा जब माँ विंध्यवासिनी के धाम से गंगा का दर्शन होना चालू हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।